آپ की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है कि जिस वाक़ये को सुनने के बाद या सोचने के बाद आपके औसान ख़ता हो जाते हैं और आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसी दुनिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं कि जिस दुनिया से या जिसके शहर से निकलना आसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है शादाब और ये कहानी मेरी अपनी कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी ना सिर्फ आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि आप यकीनन अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इस कहानी को शेयर करेंगे। मेरा नाम शादाब है और ये किस्सा, ये कहानी आप कह सकते हैं कि 2018-19 की शदीद सर्दियों में मेरे साथ पेश आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत बुरे हालात चल रहे थे और मैं बहुत मुश्किलात का शिकार था। सच्ची बात यह कि मेरे अपनों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था और मुझे हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ मायूसी में ना सिर्फ इजाफ़ा महसूस हो रहा था, बल्कि मुझे पता चल रहा था कौन अपना है और कौन पराया है। लेकिन खैर, कुछ तो करना था। सर्वाइवल वार्ड थी, खाने पीने के पैसे नहीं थे, घर किराए का था, बीवी थी, बच्चे थे, मुश्किलात थीं। खैर, मैंने उन्हीं दिनों ये जो आपने देखा होगा कि वॉशरूम वगैरह में आपने देखा होगा कि ब्लीच होता है या जो वॉशरूम साफ़ करने के केमिकल्स होते हैं, इसकी सप्लाई की जाती है। तो पहले मैंने कोशिश की कि मैं कुछ पैसे जमा करके दुकान ले लूँ और दुकान लेने के बाद ये काम करूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि इसमें अच्छे खासे पैसे बच जाया करते हैं। लेकिन जब मुझे एडवांस के पैसों में या दुकान लेने में दुश्वारी का सामना हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक पे बोतलों को रखे, केमिकल को रखे, सामान को रख के सप्लाई करना शुरू करता हूँ और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब मैं अपनी दुकान किराए पे ले लूँगा या फिर ख़रीद पाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास हारने को कुछ नहीं था और जीतने के लिए दुनिया बाकी थी। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके ये काम करना शुरू कर दिया। वैसे आम तौर पे मेरी कोशिश होती थी कि मैं दिन के औकात में यानी शाम के 6-7 बजे तक अपने काम को ख़त्म करूं, घर आके बीवी को जो राशन सामान वगैरह मंगवाना है वो ला के दूँ और छोटा मोटा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। लेकिन कभी ना कोई इस तरह का मसला ज़रूर पेश आता है कि आपकी रूटीन ना सिर्फ डिस्टर्ब हो जाती है, बल्कि आपको वो करना होता है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुआ करते। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। इत्तेफाक से मैं अपने काम पे मौजूद था और जहाँ पे मैं मौजूद था वहाँ पे क्योंकि एक पीटीसीएल लगा हुआ था, उनको एक फ़ोन मौसूल हुआ। ये जो फ़ोन था ये मेरे बहुत ही करीबी अज़ीज़ का था और उन्होंने बताया कि उनकी हमशीरा को हार्ट अटैक हुआ है। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, मैं सिर्फ दुआएं दे सकता था या फिर जाके कम से कम उनके साथ खड़ा हो सकता था। हालांकि ये वही लोग थे जिन्होंने मुश्किलात में, परेशानियों में मुझे छोड़ दिया था। लेकिन मैं वहाँ चला गया और अस्पताल में जितनी तेमादारी मुमकिन थी, जितना ख्याल मुमकिन था, जितना टाइम स्पेंड करना मुमकिन था, वो सारा का सारा मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। खैर, जब मैं वापस निकला तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मुझे पता था कि घर में बीवी बच्चे बेचारे भूख से बैठे हुए होंगे और हो सकता है कि उन्होंने कुछ खाया भी ना हो। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब सखी हसन वाले रोड पे पहुंचा तो वहां से आगे कलंदरिया चौक आया करता है। अगर आप आज की बात करें तो कलंदरिया से पहले एक बहुत बड़ा पुल तामीर कर दिया गया है, लेकिन उस दौर में यहाँ पे कोई पुल इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं कलंदरिया से थोड़ा पहले यानी जहाँ पे उल्टे हाथ पे एक पार्क मौजूद है, बल्कि जहाँ पे अक्सर कचरा पड़ा होता है, मैं उस तरफ पहुँचा तो मैंने देखा कि कचरे के बिल्कुल सामने एक औरत बहुत ज़्यादा तैयार होके खड़ी हुई है, जैसे कि वो किसी के आने का या फिर किसी अपने का इंतज़ार कर रही हो। इखलाकी तौर पे तो मुझे नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं सरासर उसकी हमदर्दी में वहाँ पे रुका और मैंने उससे रुकते ही पूछा कि बहन, सब खैरियत तो है? अच्छा, बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत सी औरत थी और उसका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख़ानदानी रईस लोग हैं।
उसके कपड़ों से, उसके बालों से, इवन कि उसने जो ज्वेलरी पहन रखी थी, उसको देख के यही अंदाज़ा हो रहा था कि ये किसी भी तरह एक अच्छी फैमिली की औरत है और वाक़ई में या किसी मजबूरी के आलम में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसको चाहिए था कि जो कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतनी बदबू आती है, आप ज़रा आगे पीछे खड़े हो जाएँ। ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे ज़हन के अंदर मौजूद थे। खैर जब मैंने उस औरत को मुखातिब किया तो मुखातिब करते करते ऊपर से नीचे तक मैं उसका जायज़ा ले रहा था। अजीब बात ये थी कि बावजूद इसके मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, उसकी जो नज़रें थी वो सखी हसन शौरंगी की तरफ थी, जैसे कि वहाँ से कोई आएगा जो इसको अपने साथ लेके जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो मेरे यहाँ से जाने का इंतज़ार कर रही हो और उसको मेरा यहाँ पे रुकना किसी भी तरह पसंद ना आया हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, लिहाजा मैंने दोबारा पूछना बेहतर नहीं समझा। मैंने बाइक पे किक मारना शुरू की, लेकिन अजीब बात ये थी कि बावजूद इसके मैं बाइक में किक मार रहा था, बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 मिनट 3 मिनट मैंने इसी तरह किक्स मारी और उस लड़की को, उस औरत को नज़रअंदाज किया। लेकिन आप यकीन करें कि जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं बाइक के नीचे जहाँ पे करंट वगैरह आता है उस तरफ देखने लगा। जाहिर सी बात है, जब आप नीचे देखते हैं तो आपकी नज़र सामने एतराफ़ में भी पड़ा करती है। इसी दौरानी में जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उस औरत के पाँव की तरफ पड़ी तो मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे उस औरत के जो पैर हैं वो ना सिर्फ उल्टे हैं, बल्कि कुछ अजीब तरीके से ज़ख्मी पैर हैं, जैसे कि उसके पैरों को नोच नोच के ज़ख्मी कर दिया गया हो। हालांकि ये बड़ी वेल ड्रेस्ड थी, बड़ी अच्छी फैमिली की लग रही थी, इसने इवन खुशबू भी लगा रखी थी, लेकिन इस तरह से ज़ख्मी पाँव के साथ, उल्टे पाँव के साथ बड़े इत्मीनान से खड़ी हुई थी, जैसे इसको अपने पाँव के ज़ख्मी होने पे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही हो। खैर अगले ही लम्हे मुझे एकदम से क्लिक हुआ। मैंने सोचा कि इसके पाँव उल्टे हैं, और अक्सर मैंने उल्टे पाँव की औरत के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखे हैं। अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे अपनी बाइक को वहीं पे धक्का दिया और वो एकदम से नीचे गिरी, और जितनी तेज़ रफ्तारी से मुमकिन था मैंने वहाँ से कलंदरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। वहाँ से जो कलंदरिया का रास्ता है मुश्किल से 3 या 4 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सालों सदियों का रास्ता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे ही मैं भाग रहा था मुझे उस औरत के हंसने का या कहका लगाने का एहसास हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे डर जाने पे या मेरे भागने पे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मैं कलंदरिया से आगे आया तो वहाँ पे मैंने एक पुलिस की गाड़ी देखी। मैं सीधा पुलिस की गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया, और कुछ देर के बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने उन पुलिस वालों को उस चुड़ैल के बारे में या उस औरत के बारे में बताना शुरू किया। खैर ये जो पुलिस वाले थे ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने मुझे ना सिर्फ मेरी बाइक तक छोड़ा, बल्कि मेरी बाइक को स्टार्ट करके मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 साल पुरानी है। ये उस दौर की बात है जब बर सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम नहीं हुई थी और हमें लखनऊ में रहने का शर्फ हासिल था। हमारा बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ था वो लखनऊ से था, लेकिन हमारे जो आबा व अजदाद थे वो शुरू से ही एक गांव के अंदर मुक़ीम हुआ करते थे। क्या खूबसूरत ज़माना था, बहुत ही हसीन गांव था। इसके साथ साथ जिस घर में, जिस हवेली में हम लोग रहा करते थे, वहाँ पे भी एक अजब सी रौनक हुआ करती थी। जब तक कि सूरज नहीं ढलता वहाँ पे बच्चे खेला करते थे। एक बहुत बड़ा सा आंगन था,
उस आंगन के अंदर एक बहुत बड़ा सा पीपल का दरख्त मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी, हमारी नानी उस पेड़ के नीचे बैठ के सरोते के इस्तेमाल के जरिए छालियाँ काटा करते थे। बड़ों का एक खौफ था, एक अदब था, एक लिहाज था। लिहाजा जब भी हमारे बड़े, ख़ास तौर पे हमारी नानी, हमारी दादी वहाँ पे मौजूद होते तो हम कोशिश किया करते थे कि शोर करने से या उनको परेशान करने से परहेज़ करें। जैसे कि तमाम नानियाँ, तमाम दादियाँ अपने पोता पोती, नवासे नवासियों से प्यार किया करती हैं, वैसे ही हमारे साथ भी था। लेकिन हाँ, जहाँ अदब की बात आती तो हमसे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जाता था। ये जो दौर था, इस सुनहरी दौर में अगर आपके बड़े कोई बात कह दें तो वो हुर्फ़े आखिर हुआ करती थी, और उसके ख़िलाफ़ जाने का या उसके ख़िलाफ़ सोचने का आप तसव्वुर भी नहीं किया करते थे। वैसे ही हम तमाम बच्चों को बता दिया गया था कि सूरज ढलने से पहले पहले सबको अपने अपने कमरों में, अपने घर के अंदर वापस चले जाना है। जब सूरज ढल जाएगा तो किसी भी कीमत इस आंगन में, ख़ास तौर पे ये जो पेड़ के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे आने से न सिर्फ इज्तनाब करना है बल्कि कोशिश करनी है कि यहाँ की तरफ झांकना भी ना पड़े। अब इसके पीछे क्या अनासिर थे, क्या वजूहात थी, किस वजह से हमें मना किया जाता था, ये सारे के सारे हमारे जहन में सवालात मौजूद थे। लेकिन बात वही थी कि बड़े थे, अदब का तकाजा था, तो उनके खिलाफ जाना या उनसे पूछना गवारा नहीं था। जो जो उम्र गुजर रही थी, जाहिर सी बात है जुस्तजू में, जज्बे में इजाफा हो रहा था, और ये जो उम्र होती है ये बगावत पे अक्सर उतारा करती है। तो हम भी कभी कभी वो बातें करने की कोशिश करते जो कि अदब के ख़िलाफ़ होती, जो सरासर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हुआ करती थी। इसी तरह मुझे याद है कि शदीद सर्दियाँ चल रही थी और रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। एक अंदाजे के मुताबिक वक्त का तयन किया जाता था। ऐसा नहीं था कि उस दौर में घंटा घर या घड़ियाँ मौजूद नहीं थीं, लेकिन हाँ, उस दौर में हमारे घर में कम से कम घड़ी मौजूद नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता करके जो जो रात बढ़ रही थी, शदीद सर्दी में इजाफा हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इस पूरी हवेली में, जहाँ पे मगरिब से पहले या सूरज ढलने से पहले बहुत ज़्यादा शोर व शराबा हुआ करता है, मुकम्मल तौर पे सकूत तारी था। आज कुछ अजीब सी बात थी, अजीब सी बेचैनी थी कि लाख कोशिश के बावजूद ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी सोने वाला हूँ। वैसे तो मेरी यानी अदीम लखनवी की आदत थी कि मगरिब होते ही खाना खाने के बाद सो जाया करता था, लेकिन अल्लाह जाने एक अजीब सी कैफियत थी जो मुसलसल जागने पे मजबूर कर रही थी। इसी दौरानिए में जबकि शायद मज़ीद 1 या 2 घंटे गुजरे होंगे, एक अजीब सी गुनगुनाने की सी आवाज़ सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के बाहर या छत की तरफ कोई मौजूद है जो मुसलसल गा रहा है या अपनी खुशी का गुनगुना के इजहार कर रहा है। बात ये नहीं थी कि गाने पे पाबंदी थी, लेकिन गाने के लिए इस वक्त का तयन करना, जो कि सरासर ऐसा वक्त था कि अक्सर लोग आराम किया करते थे, यह सरासर हमारी रिवायत के खिलाफ हुआ करता था। शुरू में जब मुझे गुनगुनाने की या गाने की आवाज़ आना शुरू हुई तो उसके कुछ देर बाद एहसास हुआ कि शायद ये जो आवाज़ें, ये ज़नाना आवाज़ें, और ना सिर्फ ज़नाना आवाज़ें बल्कि इस कदर तासुर कुन हैं, या आप कह सकते हैं कि इतनी महसूर कुन है कि लाख कोशिश के बावजूद ना ही मैं इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर पा रहा हूँ और ना ही मैं इसके शहर से बाहर निकल पा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि उस आवाज़ के अंदर एक अजीब सा सुकून था जो मेरे दिल के बराह रास्त अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जूं जूं कानों के ज़रिए यह आवाज़ मेरे जिस्म के गोशे गोशे में गूंजती जा रही है, तो मुझे एहसास हुआ करता था कि मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा पुरसुकून होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं था कि इससे बेहतर, इससे प्यारी, इससे सुरीली आवाज़ें मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन इस आवाज़ के अंदर कुछ ऐसी कशिश मौजूद थी कि मैं लाख कोशिश के बावजूद अपने आप को बिस्तर से उठने से ना रोक सका। और ऐसा ही हुआ कि मैं जब उठा, उठने के बाद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, तो जब मैं खिड़की की तरफ बढ़ रहा था तो कभी ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ है ये छत के ऊपर की तरफ से आ रही है, कभी ऐसा लगता है ये जो आवाज़ है ये बराबर वाले घर से या बराबर वाली हवेली से सुनाई दे रही है, और कभी ऐसा लगता कि ये जो हमारा सहन है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दरख्त मौजूद है,
जिस दरख्त के नीचे हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं वो अक्सर बैठा करती थीं, शायद वहाँ से इस आवाज़ के आने का एहसास हो रहा है। हाँ, ऐसा ही था। ये जो आवाज़ थी ये सरासर उसी तरफ से आ रही थी और यकीनन उस दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ था। शायद कि वो वहाँ पे बैठ के रक़्स कर रहा था या फिर हो सकता है कि अपनी खुशी के शादियाने बजा रहा हो। ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ख़यालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे और इन्हीं ख़यालात की बुनियाद पे जब मैं आगे बढ़ता चला गया और बिला आखिर जब मैं खिड़की के पास आके खड़ा हुआ तो अब मुझे लग रहा था वाकई में न सिर्फ आज 14वीं की रात है बल्कि चांद की जो रोशनी है इसने पूरे के पूरे सहन को मुनव्वर कर रखा है। एक अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू थी जो कि इस 14वीं की रात में न सिर्फ मुझे महसूस हो रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे संदल या फिर मुश्क की खुशबू है जो मुसलसल मुझे अपने शहर में मुब्तला करती चली जा रही है। ऐसा नहीं था कि मैं मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुका था, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मेरा खुद पे से इख्तियार दूर होता चला जा रहा है। यकीनन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ जब मुझे उस हसीना के बाल, उसका जिस्म, उसके कपड़े और उसकी शक्ल दिखाई दी तो मुझे लगा कि जैसे दुनिया जहाँ का हुस्न उस एक लड़की के अंदर समा चुका है जो कि इस वक्त उस पेड़ के न सिर्फ नीचे बैठी हुई है बल्कि कुछ मखसूस अंदाज से उसने अपने गेसुओं को अपने चारों तरफ फैला रखा है। उसके जो गेसू थे या तो वो हवा के दोष पे उसके अतराफ में फैले हुए थे या फिर यकीनन किसी साजिश के तहत उसने जानबूझ के अपने गेसुओं को इस तरह से फैला रखा था। इस तरह से बैठने पे, इस अंदाज से उसके हुस्न में चार चांद लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इतनी दिलकश सूरत, इतनी जाज़िब नज़र शख्सियत या जिस तरीके से महज़ब अंदाज में वो बैठी हुई थी, इतनी सलीका शुआर लड़की को मैंने इससे पहले नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न शनास नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग ने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया है, बल्कि मेरे ऊपर उस वक्त जो कैफियत तारी थी, यकीनन ये जो कैफियत थी ये आम तौर पे गए वक्तों में दीवानों की सी कैफियत हुआ करती थी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मेरा दिल, मेरा दिमाग मुझे कह रहा था, मुझसे इसरार किया जा रहा था कि किसी भी तौर इस कमरे से बाहर निकलो और इस सहन की तरफ आओ और आके इस हसीना का बराह रास्त नज़ारा करो। और वाकई में ऐसा ही था कि मैं जूं जूं बेबस होता चला जा रहा था वैसे वैसे मैंने ना सिर्फ बाहर की तरफ बढ़ना शुरू किया बल्कि जैसे ही मैं सहन के अंदर दाखिल हुआ मुझे ऐसा लगा मैं किसी बहुत ही आलीशान बादशाह के या मलका के दरबार में दाखिल हो चुका हूँ। मेरे चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, एक अजीब सा सुकून था, एक अजीब सा सुरूर था जो इस माहौल के अंदर मौजूद था और मैं मुकम्मल बेबस आगे की तरफ यानी उस हसीना की तरफ न सिर्फ बढ़ता चला जा रहा था बल्कि जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ा रहा था तो मुझे लग रहा था मेरा खुद के ऊपर इख्तियार ख़त्म होता जा रहा है। इसी दौरानिए में जबकि मैं ऐन उस सहन के वस्त में मौजूद था और शायद मेरे और उस हसीना के दरमियान कुछ गज़ का फासला रह गया था तो मेरी नज़र एकदम से उसके जिस्म के साथ साथ, उसके हसीन बालों के साथ साथ उसके पाँव की तरफ पड़ी। यकीनन दुनिया जहाँ का हुस्न, दिलकशी और आप कह सकते हैं कि अदाएं उस हसीना के अंदर ना सिर्फ समाई हुई थीं बल्कि शायद मेरे सामने जो औरत मौजूद थी उसको आप दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन उसके जो पाँव थे मुसलसल ऐसा लग रहा था कुछ भयानक से, खौफनाक से पाँव हैं। गर्ज के उसके चेहरे की जो रंगत थी या उसके पूरे जिस्म पे जिस तरह का रंग मुझे दिखाई दे रहा था उसके बरक्स जहाँ तक उसके पाँव का ताल्लुक़ है तो उसके चेहरे, उसके बाकी जिस्म में और उसके पाँव में या उसकी रंगत में बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद था। ऐसा लग रहा था उसके पाँव न सिर्फ सयाह पाँव हैं बल्कि उसके पाँव कुछ अजीब तरीके से टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए से दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसा गुमा हो रहा था जैसे उसके पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो शायद आगे की तरफ मौजूद हैं जबकि जहाँ तक उसके पाँव पे उंगलियों का ताल्लुक़ था तो वो ना सिर्फ 3 उंगलियाँ थीं बल्कि ऐसा लग रहा था उंगलियां पीछे की तरफ मोड़ दी गई हैं।
اب یہ جو دور تھا بڑا سادہ دور تھا، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اپنے تجربے سے یا اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو اس کی خوبصورتی کے اندر، یہ اس کے چہرے اور اس کے پاؤں کی رنگت کے اندر تضاد موجود تھا، یہ اس بات کی یقین دہانی تھا کہ گئے وقتوں میں اکثر رات کے اوقات میں اس طرح کی پچھل پیریاں لوگوں کو نظر آیا کرتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ہمارے علاقے، ہمارے محلے، ہمارے شہر کے بارے میں باتیں مشہور تھیں، بلکہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اکثر رات کے اوقات میں چڑیلے یا پچھل پیریاں لوگوں کو مختلف بہانوں، ہیلوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ یقیناً اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میری جان نہیں بخشنے والی ہے۔ یہ تو اللہ خیر کرے میری خالہ جان کا کہ انہوں نے ایک دم سے مجھے پیچھے سے آواز دی، اور جو ہی میری خالہ جان نے مجھے پیچھے سے آواز دی، اور ان کے آواز دینے پہ جب میں نے پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے زور زور سے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جو ہی میری خالہ جان نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی، اور جب میں نے پلٹ کے دوبارہ سے اس پیڑ کے نیچے اس حسینہ کو یا اس چڑیل کو دیکھنا چاہا تو اب وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یعنی جو میں نے دیکھا تھا، جو کچھ میرے سامنے کچھ لمحات پہلے موجود تھا، یقیناً میرا سامنا ایک چڑیل یا پچھل پیری سے ہوا تھا۔ اور آپ یقین کریں، جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا یا میرے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات پیش آئے، تو اس واقعے کے 10-12 روز تک نہ صرف میں بیمار رہا، بلکہ میری جو کیفیت تھی یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ میں موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ بخشے ہمارے ایک علاقے کے امام صاحب تھے، انہوں نے مجھ پہ کافی دن تک دم درود کیا، تب کہیں جا کے وہ جو حسین چڑیل مجھے نظر آئی تھی، میں اس کے سحر سے مکمل طور پہ آزاد ہو سکا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ واقعات اس کے بعد میرے ساتھ پیش آنا ختم ہو چکے تھے، بلکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ سارے کے سارے واقعات یا اس طرح کی مخلوقات مجھے نظر آنا شروع ہو چکی تھیں۔